नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आज एक बार फिर से कोरोना वायरस से उपजी परिस्थिति और इससे जुड़ी एक समस्या पर हम फोकस करके बात करने वाले हैं। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, आप सब समझ चुके हैं कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लगातार बढ़ते आंकड़े, लोगों में बढ़ती हुई दहशत और इस दहशत की वजह से ऐसी घबराहट कि वायरस के डर से लोग अपने आप ही खुद दवाओं का प्रयोग घर पे करना शुरू कर देते हैं। टेलीविजन पर आती खबरों से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, घबराहट बढ़ती है और ऐसा होने की स्थिति में आप या आपका कोई भी अपना आपको जरा से भी सिम्टम ना हो तो भी आप दिक्कत में अपने आप को महसूस करते हैं और कई बार खुद से दवाएं लेते हैं। डायबिटीज, लंग्स और हार्ट के मरीजों को कोरोना की वजह से काफी दिक्कतें हैं, उनको ज्यादा सतर्क रहना है। ऐसे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के और उपचार को लेकर क्या दवाओं का सेवन उनको करना है, इन सब को लेकर एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा गया। लेकिन ये दवाइयां आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं जो आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर, उसकी परिस्थितियां, उसकी बीमारियों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। आज जानेंगे कोरोना के इस दौर में किस समय कौन सी दवाई लेनी चाहिए और किस तरह हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर हैं डॉक्टर राजकुमार बरनवाल साहब, जो कि एमडी मेडिसिन हैं और वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों को परामर्श देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और जाहिर तौर पर इस समय आपकी बहुत आवश्यकता लोगों को है। सो धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। पहला सवाल यही कि जो मरीज इस वक्त आपके पास आते हैं या टेलीफोन पे आपसे कंसल्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भले ही सिम्टम नहीं है तो क्या हम दवाएं खाना शुरू कर दें, या बताएं कौन सी दवाई लें और खाना शुरू कर दें। इस तरह एक बड़ी समस्या उपज रही है कि जो दवाएं ज़रूरी हैं, एक तो उनकी किल्लत है और दूसरा लोग सेल्फ मेडिकेशन से बीमार पड़ रहे हैं। जी हाँ, यह बहुत ज़्यादा मरीजों में हो रहा है। दिक्कत क्या है, जब पहली लहर थी और कोरोना जब फैला हुआ था उस समय बहुत सारी जो मेडिसिन्स चली थी और लगातार उस पर रिसर्च और लिटरेचर्स नए नए आ रहे थे। आज जो है उन दवाइयों की कितनी उपयोगिता है, यह बिल्कुल पहली लहर से यह बिल्कुल डिफरेंट है। अभी का अप्रोच, अभी का जो वायरस है उन दवाइयों के उपयोग से नहीं ठीक हो रहे हैं। बहुत मिनिमम दवाइयों में और जो एकदम जरूरी दवाइयां हैं वही उपयोग में लाना चाहिए। जो पहली लहर में ढेर सारी जो दवाइयां उपयोग में लाई गई थी, उसमें जो नए लिटरेचर्स आए हैं उनमें से 90% दवाइयां ऐसी हैं जिनका कोरोना के इस लहर में कोई उपयोग नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बिना डॉक्टर्स के परामर्श के या सलाह के कोई भी दवाइयां अपने मर्जी से। डॉक्टर साहब, इस समय कई सारे ऐसे मरीज हैं जो आपके पास में रेगुलर चेकअप के लिए आया करते थे, जिसमें ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के हैं, थायराइड के हैं या अन्य कोई सीवियर सर्जरी से गुजरे हैं और उसके बाद वो रेगुलर मेडिसिन पर हुआ करते थे। उनको क्या करना है? उनके अपने मेडिसिन जो रूटीन थे उसको जारी रखना है? किस तरह से उन्हें क्या प्रिकॉशनरी उनको कुछ नए मेडिसिन इसमें ऐड करना चाहिए? नहीं, रूटीन मेडिसिन उन्हें अपनी जो चल रही हैं उसे बिल्कुल जारी रखना है। अपना जो रूटीन चेकअप वाली चीजें होती हैं, शुगर है, बीपी है और जो चेकअप्स हैं वो अपने घर पर ही बुलाकर करवा सकते हैं और अगर वो सही हैं तो जो उनके चिकित्सक हैं उनसे फोन पर परामर्श लेकर उसे लगातार लेते रहें, उसे बंद न करें। एक और इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब कि कई सारे लोगों के घर में आजकल बीपी नापने की दवा के साथ साथ थर्मामीटर के साथ साथ ऑक्सीमीटर भी अब बड़ी कॉमन चीज़ है कि होने लगी है। कई बार ये बहुत सही साबित होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये घबराहट का या घबराहट में मेडिसिन लेने की एक वजह भी बन जाती है। लोगों को आप क्या परामर्श देंगे इस समय? क्या लोगों को ऑक्सीमीटर रखकर रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए? ऑक्सीमीटर रखना बहुत अच्छी बात है। आज के दौर में अगर हमें कोई भी सिम्टम्स कोरोना या सांस से रिलेटेड है तो उसमें हमें ऑक्सीजन देखना चाहिए, लेकिन ऑक्सीमीटर के साथ में कुछ विसंगतियां हैं।
जो अच्छे ऑक्सीमीटर्स नहीं हैं, कुछ एक ऐसी कंपनीज के भी हैं जो ऑक्सीजन हमें बेवजह कम दिखाते, कोई तकलीफ नहीं है फिर भी उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम आता है। तो वैसे समय में तुरंत सबसे पहले तो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर सिम्टम्स नहीं हैं उसके बाद भी अगर उसमें ऑक्सीजन कम दिखा रहा है तो कम से कम जो आपके फैमिली फिजिशियन है या रेगुलर जो आप जिन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उनसे एक बार बात जरूर करें। एक और बात देखिए डॉक्टर साहब कि जिन लोगों का रेगुलर चेकअप होता था, जो रूटीन था, जिनका 15 दिन में, महीने में या एक 2-2 महीने के बाद में जिनका एक मंथली चेकअप हुआ करता था, वो अब बीच में रुक गया है। ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए, उनके पास क्या विकल्प है? सर अभी तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वाले इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा ये फेस कर रहे हैं। और मेरे जितने पुराने मरीज हैं वो सब मुझसे फ़ोन पर कंसल्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं, और जो उनके पुराने चिकित्सक हैं वो उन्हें सहायता भी कर रहे हैं। तो मेरी परामर्श यही है कि वो अपने अगर कोई तकलीफ है तो वो हॉस्पिटल की तरफ आए, नहीं तो फ़ोन पे या ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, और जो भी चिकित्सक उनके अपने हैं उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें और ज़रूरत हो तो जांच कराते रहें और पैनिक ना हो। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो यह समय भी हमारा कट जाएगा पिछली समय की तरह। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और अपना चेकअप और कंसल्ट जो है ऑनलाइन वो और फ़ोन पर करते रहना है। तो ऑनलाइन विकल्प है आपके पास में, लोगों को घबराना नहीं चाहिए। और चेकअप की अगर तारीख आती है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो भी आपके कंसल्टिंग डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, वो ज़रूर आपको कोई ना कोई विकल्प बताएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब की, जैसे आपने खुद भी कहा कि ये जो वेव है इसमें जो म्यूटेशन है, इसको देखते हुए कई सारी पुरानी दवाओं को शायद रोका गया है और कुछ नई मेडिसिन को शायद ऐड किया गया है, लेकिन इनके बारे में आधी अधूरी जानकारियाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ जी। क्या और किस तरह मेडिसिन में आप चेंज पाते हैं, किस तरह आप एक बड़ा परिवर्तन पाते हैं पहली और दूसरी लहर के बीच में? क्या ज़्यादा पोटेंसी की दवाएं दी जा रही हैं? नहीं, ज़्यादा पोटेंसी की दवाइयाँ नहीं हैं इसमें जो मेडिसिन हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। अभी के जो म्यूटेशन के बाद जो मेडिसिन अभी जो वर्ल्ड लेवल पे एक सलाह दी गई है वो बहुत लिमिटेड मेडिसिन हैं। जो पहले के वेव में ढेर सारी मेडिसिन पे रिसर्च हुए थे, जैसे 1-2-4 मेडिसिन में आपको बता दे रहा, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, आइवरमेक्टिन हो गया, इवन विटामिन सी, जिंक और ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हो गई। हमारे लोगों ने काफी ज्यादा काढ़ा पिया था। तो ये सब चीजें जो हैं अभी के रिकमेंडेशंस में जो लिटरेचर्स आए हैं, जो इन मेडिसिन से अभी कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा पता जो न्यू लिटरेचर्स में दिखा रहा है। और जो भी मेडिसिन लेना है, अगर आज की डेट पे अगर कोई तकलीफ है या कोरोना पॉजिटिव है तो बिना चिकित्सक के सलाह के न लें। अभी भी इस लहर में भी 85 से 90% हमारे मरीज एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अगर वह सेल्फ मेडिकेशन, जैसा कि कुछ ग्रुप्स में मैंने देखा जो वायरल हुआ है, जो जनरल पब्लिक के बीच में है, इन दवाइयों से हम अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो हमारे पेट की तकलीफ हो सकती है, लीवर की तकलीफ हो सकती है, किडनी की तकलीफ बढ़ सकती है, और वही तकलीफ ऐसा लगता है कि नहीं कोरोना की वजह से हो रहा है, और ज्यादा पैनिक में मरीज चला जाता है। तो बिना सलाह के कोई भी मेडिसिन न लें। अभी भी जो प्रिस्क्राइब्ड है माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस के लिए बहुत ही कम मेडिसिन है, और उसमें भी 85 से 90% मरीज हमारे ठीक हो रहे हैं। तो पैनिक न करें, मेरी प्रार्थना यही है सब मरीजों से और जो आईबीसी के देखने वाले दर्शक हैं उनसे। डॉक्टर साहब, ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसको लेकर भी भारी किल्लत है, और ऐसा बताया गया कि काफ़ी सारे लोग, जैसे आपने कुछ जानकारियां दी कि पुराने दौर में या पिछली वेव में हैं, कुछ लोग दवाइयां लेकर रखते थे, जिंक की दवाई खाना शुरू कर दिया करते थे या पैरासीटामोल के विकल्प घर में रखा करते थे, और इनका इस्तेमाल वक्त आने पे ज़रूरत के मुताबिक या प्रिकॉशनरी लोग अपने आप सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर शुरू कर दिया करते थे। क्या रेमडेसिविर को लेकर के भी इसी तरीके की चीज़ें लोग इन्हें स्टॉक करने लगे हैं, या लोग अपने मन से इनको घर पर लेके लगवाने लगे हैं? आपने क्या महसूस किया? रेमडेसिविर बिल्कुल भी घर में लगाने वाली दवा नहीं है।
जिन्हें नहीं पता है वो बहुत गलतफहमी में है। और रेमडेसिविर का जितना पॉजिटिव इफेक्ट समझ लीजिए, अगर हमें वो एडवांटेज है कोरोना के मरीजों में, तो वो जो वर्ल्ड लेवल पे जो रिसर्च हुई है उसमें 10 से 20% केसेस में अर्ली स्टेज में, वो भी इनिशियल डेज में 3 to 10 डेज में जो बताया गया है उसमें है। और रेमडेसिविर अगर सेल्फ मेडिकेशन किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट, उसके शुगर और जो पेशेंट्स में जो साइड इफेक्ट्स हैं, अगर बिना जरूरत के लिया जाए तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस हैं वो हॉस्पिटल में और अर्ली स्टेज में ही लगाना है। बिल्कुल भी इसको सेल्फ मेडिकेशन या घर पे लगाने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आजकल दो और तरह की बातें हैं। एक तो ये कि डबल मास्किंग के बिना काम नहीं चलेगा, ये तो अच्छी बात है कि लोग डबल मास्क पहनने लग गए हैं क्योंकि आपका प्रोटेक्शन ही बढ़ता है। और दूसरा ये है कि लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम दिखने पर या सिम्टम दिखना शुरू हो गए तो कब तक आपको घर पे रहना है और कब आपको फ़ौरन अस्पतालों की तरफ मूव करना है, क्योंकि अस्पताल ओवर बर्डन है, वहाँ पर जगह की कमी है, ये सबको पता है। अभी WHO और हमारे दिल्ली एम्स से भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं। इसमें क्लियर कट गाइडलाइन है, अगर सिम्टम आता है, सिम्टम से 6 दिन तक हमें अगर हल्की खांसी और बुखार है तो सिंपल दवाइयाँ लेनी है। और साथ में नेबुलाइजर मशीन आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसमें एक दवाई होती है बिडिसोनाइड। उसके अलावा 2 दवाइयों के अलावा कुछ भी हमें लेने की जरूरत नहीं है अगर तेज बुखार नहीं आ रहा है तो। और तेज बुखार आ रहा है तो फेविफ्लू अर्ली स्टेज में, जिसका कि अभी भी लिटरेचर कोई कितना फायदा कितना नुकसान है क्लियर नहीं है, लेकिन जो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि अगर अर्ली स्टेज में फेविफ्लू यूज किया जा रहा है तो पेशेंट्स को रिलीफ हो रहा है, मरीजों को फायदा हो रहा है उसमें। और 6 दिन के बाद अगर खांसी या बुखार बहुत तेजी से बढ़ता है तो अभी जैसा मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा डेफिनेटली, लोग जो है सिटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की तरफ दौड़ पड़े हैं, भीड़ लगी है वहां भी, लाइन लगी है वहां भी। सिटी स्कैन जो है, होता क्या है, धोखा हो रहा है इसमें। मरीज क्या होता है, पहले दिन बुखार आता है, तुरंत डायग्नोस्टिक सेंटर चले जाता है, सिटी स्कैन करा लेता है, सिटी स्कैन में नॉर्मल आता है, गलतफहमी हो जाती है कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। और वह मरीज 6 से 10 दिनों के अंदर जो है वो बहुत तेजी से डिट्रोएट हो जा रहा है। तो कोई भी चीज, कोई भी डायग्नोस्टिक हो, फैसिलिटीज यूज करना हो या मेडिसिन हो, अगर आपका कोरोना पॉजिटिव आया है तो मैं यही सलाह दूंगा कि बिना चिकित्सक के सलाह के कोई भी सेल्फ मेडिकेशन या डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ न दौड़ें। जो आपके चिकित्सक होंगे वो आपसे बेहतर जानते हैं आपकी कंडीशन, मरीज की कंडीशन, बीमारी को, और लगातार वह अपडेट रह रहे हैं हमारे जो चिकित्सक भाई हैं। तो उनकी बिना सलाह के कुछ भी ऐसा न करें। मैंने कई मरीज अभी इन दिनों में ही देख लिया जो जिनका सिटी स्कैन पहले तो नॉर्मल था और 6वें से 10वें दिन के बीच में एकदम से हालत बिगड़ गई और उन्हें पता भी नहीं चला। तो इस समय में हमें जो करना है वो हमें अपने बुखार का वो अगर आ रहा है तो वो मात्रा चेक करनी है। ऑक्सीजन का लेवल जरूर चेक करते रहें, ऑक्सीजन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर SpO2 अच्छा, जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो अच्छा आप खरीद के रखें, और पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 अगर आप मॉनिटर करते रहते हैं और आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है 94 से लेकर 100 तक रहता है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा मैं, इस वेव में जो पहले की लहर में हमने देखा था कि मरीज हमारा 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता था, इस लहर में जो बुखार है वह 15 से 20 दिन तक रह रहा है। 15 से 20 दिन तक रह रहा है। RT-PCR भी 15 से 20 दिन तक पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आपका SpO2 लेवल सही है और बुखार आपका 99-100 के बीच में रह रहा है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, पैनिक ना हो, धीरे धीरे करके वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर सिटी स्कैन कराना है तो चिकित्सक की सलाह से 6 से 10वें दिन के बीच में कराएं, उससे आपके फेफड़े की स्थिति पता चल जाएगी। उस चीज से आपको गाइडेंस मिल पाएगा कि आपको घर पर ही रहकर इलाज कराना है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत है।
चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब की बातें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दर्शकों के लिए सारी जानकारियां बहुत काम की हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेके लौट के आ रहे हैं, कुछ और सतर्कताएं, सावधानियों के बारे में बात करेंगे ताकि आपको इस बीमारी से इस वक्त भी दूर रहने में मदद मिले। तो हमारे साथ में आज डॉक्टर राजकुमार बरनवाल साहब हैं, MD मेडिसिन, और उनसे हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको गुजारिश कर रहे हैं कि इस वक्त सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाएं लेना, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके दवाएं लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हर जानकारी सही नहीं होती, हर जानकारी गलत भी नहीं होती, लेकिन हर जानकारी आपके काम की हो यह आवश्यक नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस दौर में भी जब चारों तरफ आपके पेशेंट्स हैं, तेजी से बढ़ता हुआ संक्रमण है, सबको पता है कि मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन फिर भी घर परिवार में आसपास वातावरण बड़ा ही डरावना और कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है। किस तरह इस दौर में भी हम बच सकते हैं, थोड़ी जानकारी बताएं। सबसे पहले तो घर पर ही रहना है जी। और अगर घर से निकलना जरूरी हुआ तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन से जो लोग डर के नहीं लगा रहे हैं और बच रहे हैं वैक्सीनेशन में, आप पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अगर जिस देश में अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं और वहाँ का जो देश है वो पूरा लॉकडाउन और इन सब से खुल चुका है। अगर हमें कुछ चीज़ बचा सकती है तो वह है वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। यह तीनों चीज़ें अगर हम अपनी जीवन में करेंगे, और वैक्सीनेशन सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है और जो भी संबंधित लोग हैं, जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन से ना घबराएं, वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीनेशन की वजह से ही हम लोग भी इतने निडर होकर अपने मरीजों को देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, जरूर कराएं, जरूर कराएं। वैक्सीनेशन ही आपकी जान बचा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क उसके बाद भी कुछ दिनों तक लगा के रखना है। वैक्सीनेशन वाले जो पेशेंट्स आए हैं या जो हेल्थ वर्कर्स भी कुछ पॉजिटिव हुए भी हैं, भगवान की दया से उनमें बहुत ही कम या नहीं के बराबर कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और सारे के सारे वो ठीक हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई चीज बचा सकती है तो वैक्सीनेशन है। जितनी जल्दी हो सके, अगर आपकी बारी आती है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। यह मैं जरूर सभी IBC के व्यूअर्स को, दर्शकों को कहना चाहूंगा। चलिए, तो ये मूल मंत्र, इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, एक और वर्ड है जो पिछले 1 साल से सबके जहन में बैठ चुका है और वो है कि आपकी इम्यूनिटी, और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के मल्टीविटामिन्स हैं, सिरप्स हैं, कई सारी दवाएं हैं, कई सारे, कुछ लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, अलग अलग तरह के जूसेस पीना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, जो मार्केट जिनसे पट गया है। बताएं आप, कितना ये हेल्पफुल होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? क्या नेचुरली हमें करना है और किन सप्लीमेंट्स पर जाना है? क्या ये फायदेमंद होता है? इम्यूनिटी अगर अपने आपके शरीर की बनती है तो कहीं ना कहीं हेल्प करती है, लेकिन अभी जो वायरस म्यूटेट होकर आ रहा है वो डायरेक्ट आपकी इम्यूनिटी को भी अटैक कर रहा है। तो वह कितना हेल्पफुल है, आपकी इम्यूनिटी कितनी हेल्प कर रही है, अभी भी जो रिसेंट वायरस है जो उसके बारे में और आपके इम्यूनिटी के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। अभी इसमें रिसर्च होना बाकी है और फिर से चल रही है ये चीजें। पुराने जो वायरस है उसमें और इसमें बहुत अंतर आ चुका है। आगे क्या होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि अगर जो जरूरी विटामिन्स हैं, जो वो हैं, फूड मटेरियल हैं और जिसमें आपके न्यूट्रिशियस प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट और ये सब हमें मेंटेन करके जरूर रखना चाहिए। आप अगर अपना हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, पानी सही तरीके से पीते हैं, खाना पीना सही रखते हैं, जो न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को मजबूत रखती है। उतना तो आपको करना ही है। और लेकिन मेडिकेशन के बारे में फिर से यही बोलूंगा, काढ़े के बारे में जरूर बोलूंगा। काढ़ा कितना सेफ है कितना नहीं, थोड़ी मात्रा में कोई भी चीज लें, कोई कभी हार्म नहीं होता, लेकिन बचने के लिए कभी भी अति करेंगे और पेट मतलब काढ़ा ही काढ़ा पिएंगे या कोई ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो आपके लीवर को और पेट की GI सिस्टम को पूरा नुकसान कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना जरूरी हो, जितना सही मात्रा में ले, उससे ज्यादा न ले जो कि आपको नुकसान कर सके।
चलिए, तो डॉक्टर साहब ने जिन बातों को आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान रखेंगे। 3 बातें यहाँ से हम सीख सकते हैं। पहली बात ये कि कोरोना के जो सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ते हैं, सिम्टम्स दिखाई पड़ने पर सबसे पहले आपको अपने आप को शांत रखना है, इसमें घबराना नहीं है, और जो आपके चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करना, जिस तरह वो गाइड करेंगे वैसा आप करते जाएं। आगे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि सेल्फ मेडिकेशन इस दौर में घातक हो सकता है। पिछले दौर की दवाएं अब की बार उतनी असरकारक नहीं हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। डबल मास्क, सोशल डिस्टेंस और वैक्सीनेशन, जैसा सर हमको बता रहे हैं, ये इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये हमको बहुत जल्दी सेव कर सकती हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी का ख्याल तो रखें, लेकिन उन चीज़ों से, उन बातों से ज़रूर अपने आप को दूर रखें जो आपको बहुत डराती हैं या बहुत ज़्यादा आपको पैनिक सिचुएशन में ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी काम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। नमस्कार सर। धन्यवाद।